55 वाला जो आइन था भी उस पर अमल दरामद शुरू होना था कि माशाल्लाह अयूब खान साहब ने कहा कि खत्म, आज़ादी मिली तो मर गए कि मुल्क ही टूट गया। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये ऐसी बातें तो मेरे ख्याल से पहले भी जो वो किस्म के सियासतदान होते थे ना तो वो भी कम ही सक बात करते थे। खतूत में शायद सुना है कि भुट्टो साहब भी डैडी कहते थे अयूब खान को। 99 में खुद हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल मुशर्रफ साहब सैयद थे, वो भी आपकी तरह, वो तशरीफ आ जाते, इसलिए आपका चांस है सदर बनने का। Do you think was Pakistan destined to be a security state या उसे बनाया गया? मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, तो ये पाकिस्तान की तामीर में ये मसला हो गया कि हमने उसको एक पेरिनियल इनसिक्योरिटी का केस बना दिया। हमें एक ह्यूमन सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ेगा, मैस सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनना पड़ेगा। अब शिया का जो है वो इस्लाम होगा या सुन्नी का इस्लाम होगा, क्या आप समझते हैं कि ये क्रिएशन से पहले की ऑर्केस्ट्रेटेड थी या ये बाद में प्लान की गई थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। क्या ऐसा हुआ कि जो इंडिया है इट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथवे एंड पाकिस्तान वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथवे? कायद आज़म एक साल भी ना रह सके गवर्नर जनरल, गाइड लीडर बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में इसके बरक्स पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी दी, डायरेक्शन दी। नेहरू जो है 60s तक वज़ीर आज़म रहे। What reforms, set of reforms are required to actually make the bureaucracy better? Recruitment is the biggest driver of efficiency and effective outcomes. बस देखिए, जो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो हम सिर्फ आपके वर्ल्ड टाइम्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे CSS वाले, उसके नीचे जो डॉक्टर, नर्स, टीका लगाने वाले, सड़क पे खड़ा हुआ कांस्टेबल, सिपाही, पटवारी, वो भी सारी की सारी सिविल सर्विस है ना, वो भी तो उस मुल्क को चला रही है, महकमे को चला रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यासिर शाह। द WTI टॉक्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई हैव हेयर विथ मी सईद उसामा रज़वी साहब, एन एनर्जी इकोनॉमिक एनालिस्ट, और आज हम मौजूद हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्टीम्ड गेस्ट जिनका मैं आपको नाम बताने से पहले अगर थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ तो ही इज़ करंटली अ डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर एट सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, अलॉन्ग विद दिस अ फैकल्टी मेंबर एट कॉर्नेल, एडिटर एट फ्राइडे टाइम्स, फाउंडर ऑफ नया दौर और साथ में पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट और एक हिस्टोरियन। सर रज़ा रमी साहब, सर वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच। आप एक हिस्टोरियन हैं, सहाफ़ी हैं, आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान की तारीख पे भी बहुत बात की है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विथ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर, आपका पर्सपेक्टिव इस पर लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, था स्टार्टिंग में, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी वही थी, एक सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। सो डू यू थिंक वाज पाकिस्तान डेस्टिन्ड टू बी अ सिक्योरिटी स्टेट या उसे बनाया गया? थैंक यू यासिर एंड फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पहले ये एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, क्योंकि वो जो असल हिस्टोरियंस हैं वो नाराज़ हो जाएंगे जब आपका वो सुनेंगे ना। आपको पता है वो कहते हैं ये जो आम लिखने वाले होते हैं ये हिस्टोरियन नहीं होते। बहरहाल मुझे शगफ़ है, मैं तालिब इल्म ज़रूर हूँ तारीख़ का। और आपने जो सवाल पूछा है उसके, देखिए ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, क्योंकि आज भी अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये देखें कि पाकिस्तानी रियासत की शनाख्त और साख्त जो है, क्या वो अवाम की को सर्व करने वाली एक स्टेट है या एक सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट है जो कि हर वक्त बाहर अब के जो ख़तरात हैं उनका सामना करने के लिए तैयार है और अंदर जो मर्ज़ी होता रहे। तो देखिए, इसकी बुनियाद तो आपने ये ओरिजिन्स की बात की है, 1947 में ही पाकिस्तान का क़याम हुआ, तो उसी वक्त से इंडिया का जो एक थ्रेट था वो मौजूद था। अगर आप उस वक्त के बयानात भी उठा लें, अब चूँकि बहुत पुरानी बात हो गई है, तो इंडिया में ये कहा जाता था जी पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा, ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, इसके पास तो वसाइल नहीं है, 2 विंग्स हैं, 1000 मील बीच में है, एक मशरक़ी पाकिस्तान है, एक मगरबी पाकिस्तान है, इन्हें उधर चलना ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की स्टेटमेंट्स हैं, हत्ता कि पंडित नेहरू जी की भी स्टेटमेंट्स हैं इसी तरह से। वो कहते थे कि हमें नहीं दिखाई देगा, ये चलेगा नहीं। तो एक इनसिक्योरिटी पाकिस्तान की फाउंडेशन में उस वक्त मौजूद थी। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि जब ये ऐसा होता है और जब आप एक नई नेशन स्टेट बनाते हैं तो आपको अपने आप को डिफ़ाइन करना था। अब उस वक्त जो मेरे ख्याल से एक थोड़ी मिस्टेक ये हुई, और दुनिया में हर नेशन स्टेट अगर आप उनका मुतालिया करें
तो हर नेशन स्टेट अपना एक बयानिया, अपनी एक तारीख, अपनी एक शनाख्त बनाती है। अमेरिका ने भी ऐसे बनाई है, हिंदुस्तान ने भी किसी हद तक बनाई है। वो अब आजकल तो उसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि एंशंट हिंदू, उनकी जो रूट्स है वो भी इमेजिनरी बात है ना, किसको पता है उस माइथोलॉजी का वो सच है गलत है। मोदी जी तो कहते हैं कि वो जो है दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश पे हुई थी क्योंकि वो आधा हाथी है और आधा इंसान है, व्हाटएवर। तो इस तरह की बातें सारी माइथोलॉजीज होती हैं। एक किताब है इमेजिन्ड, बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है और इमेजिन कम्युनिटीज़, बेसिकली इस तरह उसका नाम है, कॉर्नेल के प्रोफेसर थे, नाम मेरे से निकल रहा है। तो वो भी ये कहते हैं कि किस तरह से नेशन स्टेट बनती है। तो पाकिस्तान में भी ये हुआ, जब वो बन रहा था पाकिस्तान में, जब हमने कहा अपनी शनाख्त बनानी है, तो उस वक्त के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स या ये कह लीजिए ब्यूरोक्रेसी जो थी, जिनको भी आप ट्रेन करते हैं यहाँ पे, वो उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ है जो इंडिया नहीं है, तो अपनी हमने जो शनाख्त है उसको इंडिया की नफ़ी में खुद तामीर की। तो अब इसलिए वो कहते हैं ना, वो एक मिसरा है कि एक सूरत ख़राबी की मुज़मिर है, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की। तो ये पाकिस्तान की तामीर में ये मसला हो गया कि हमने उसको एक पेरिनियल इनसिक्योरिटी का केस बना दिया। और फिर आगे आपको पता है जंगें हुई हैं। अभी 2025 में हमारी आखिरी 4वीं-5वीं जंग हुई है, झड़प हुई है, जो भी उसका नाम ले लें। तो ये एक मसला है। लेकिन क्या हमें हमेशा ऐसा रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुनिया की में आजकल जो कौमें तरक्की कर रही हैं, हमारे पड़ोस में चीन है, हिंदुस्तान की भी मईशत काफ़ी आगे निकली है, वो अपनी मईशत की तरफ, अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हमें एक ह्यूमन सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ेगा, महज सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा करंट पे आने से पहले मैं एक और थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपका जो है उस पर रोशनी डालूंगा। सर सेक्युलर स्टेट या रिलीजियस स्टेट, इस पर बहुत बड़ी डिबेट की जाती है। अच्छा, पाकिस्तान वो सेक्युलर स्टेट और रिलीजियस स्टेट, चलें रिलीजियस स्टेट बन गया, अब शिया का जो है वो इस्लाम होगा या सुन्नी का इस्लाम होगा। दिस वाज अ ग्रेट डिबेट जो कि इरप्ट हुई थी। सर ये डिबेट्स जो पाकिस्तान के अंदर इरप्ट हुई थी, क्या आप समझते हैं कि ये क्रिएशन से पहले की ऑर्केस्ट्रेटेड थी या ये बाद में प्लान की गई? सर देखिए ये आई मीन ये बहुत अहम सवाल है और आई एम ग्लैड आपने उठाया भी है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं जी हो गया तो अब छोड़ें। ये बात नहीं है, ये आज भी हमें इन चीज़ों का सामना है ना। जो वो मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, सोच है, वो कहते हैं पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान कभी भी मजहबी स्टेट नहीं बननी थी यासिर। मैं आपको ये बताऊं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारे लीडर हैं और हमारे लिए मिसाली एक शख्सियत भी हैं, उन्होंने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। उन्होंने ये रेडियो ऑस्ट्रेलिया को इंटरव्यू में कहा, रेडियो कनाडा को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी जो है खबर जो उसके नशरियाती इदारे उनको ये कहा, वगैरह वगैरह। तो वो तो बड़ी क्लियरली ये बात कह चुके थे। हाँ, उन्होंने जो पाकिस्तानी शनाख्त के लिए हमारी चूँकि मजहबी शनाख्त थी, लेकिन क्या वो सिर्फ एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए नहीं थी? नहीं, क्योंकि जैसे ईरान की स्टेट है या सऊदी अरेबिया है, वो तो पाकिस्तान नहीं, अभी भी नहीं है। जितनी कोशिश की हमने उसका हुलिया बिगाड़ने की, कि कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, आइन बदल दिया, तोड़ दिया, एब्रोगेट कर दिया। तो उस वक्त जो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, ये जो हमारे दो और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, ये तो मॉडर्न मुस्लिम्स थे। ये एजुकेटेड थे साइंसेस में, फ़लसफ़े में, पॉलिटिकल साइंस में, मगरबी उलूम में, सूट टाई पहनते थे, क्लीन शेवन थे, ठीक है, और भी चीज़ें करते थे, उनका जिक्र नहीं मैं कर सकता पॉडकास्ट के ऊपर, तो वो बंद हो जाएगी आपका तो लेकिन बात यह है कि ये तो मॉडर्न मुस्लिम्स थे। वो कहते थे हाँ हम मुसलमान हैं, हमारी अलग शनाख्त है मेजॉरिटी से, और मेजॉरिटी जब पाकिस्तान बच जाएगा, अंग्रेज़ चले जाएंगे, तो हमारे हकूक़ जो है सलब हो जाएंगे। कौन से हकूक़? ये हकूक़ सिर्फ मजहबी हकूक़ नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं कि मसाजिद अभी भी इंडिया में मसाजिद मौजूद है, अजान होती है वहाँ पे, ये बात होती थी। सियासी हकूक़, माशी हकूक़, सकाफती हकूक़, आइडेंटिटी, तो ये मसले थे। आज जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ठीक लाइन पे थे, क्योंकि आज ये भी हाल हो रहा था। दूसरी बात मैं इसमें कंक्लूड कर दूं, ये बात 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने जो तकरीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें आपको पता है कि उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक नई जो रियासत है उसका खाका पेश किया।
अब लोग ये कहते हैं जी पहले तो कायद-ए-आज़म ने 1940 में ये कहा, फलानी जगह पे ये कहा, बाद में ये कहा, अच्छा और जी वो सारी निकाल के कोट। अब बात यह है कि वो एक पॉलिटिशियन थे जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर वोट्स गार्नर कर रहे थे, पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इस्लामिक टच भी दे रहे थे, ठीक है ना, जो आजकल लोग समझते हैं ऐसी बातें। बट इन 1947 11th of August ही वॉज हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट पॉलिसी स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये क्या कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। उन्होंने कहा कि आप जो है आपकी मजहबी शनाख्त रियासत के लिए मैटर नहीं करेगी, आप कुछ भी हो, आप बराबर हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, ना भी हो, कुछ मानते हो, रियासत का सरोकार नहीं है। उन्होंने सेक्युलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये और लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके खिलाफ है, उसका तर्जुमा यहाँ पे लादीनियत कर दिया गया, मिसइंटरप्रिटेशन, झूठ, फेक न्यूज़ जिसे आज हम कहते हैं। फेक न्यूज़ ऐसी फैलाई 70 साल कि अब बहुत सारे हमारे जो नौजवान होते हैं या और लोग होते हैं कहते हैं सेक्युलर हुए थे, अल्लाह के खिलाफ है, मज़हब के खिलाफ है, तौहीन हो गई है। नहीं, सेक्युलर का मतलब ये है कि रियासत जो है उसका अपना कोई मज़हब नहीं होगा, वो सबकी ताज़ीम, सबको बराबरी देगी, कोई भी कुछ हो। लेकिन वो प्रिंसिपल अनफॉर्चुनेटली फरामोश हो गया, कायद-ए-आज़म की रहलत हो गई। उसके बाद जो उनके लीडर्स, जो सक्सेसर्स आए, उन्होंने कहा कि हमने मज़हब को इस्तेमाल करना, लेकिन उस वक्त एक मजबूरी भी थी। हमने पहले जिक्र किया नेशन बिल्डिंग का, नेशन स्टेट को बनाने का। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो अलग कौमियतें थीं। आज जो बांग्लादेश है, अब पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उनकी ज़बान अलग, माशरत अलग, वहाँ की ख़वातीन साड़ी पहनती थी, बिंदी लगाती थी, रविंद्र संगीत गाती थीं। यहाँ पे आपको पता है पंजाब में एक खैबर पख्तूनख्वा जो पहले NWFP था, सिंध में उनकी बिल्कुल अलग तहजीब और माशरत। अब इनको कैसे जोड़ा जाए, इसलिए फिर जो उस वक्त की अगेन ब्यूरोक्रेसी का बहुत अहम रोल था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कॉमन कनेक्शन है वो इस्लाम है और उसके ऊपर तवज्जो। अच्छा, वो भी यूज़ हो सकता है, कोई इसमें आड़ नहीं है, लेकिन आपने रियासत की साख्त को मजहबी नहीं बनाना। ये जो गलती उन्होंने बतदरीज साल हर साल की है कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, नॉन मुस्लिम्स अपने आप को गैर महफूज फील करते हैं, और ये कि हमने एक मलगूबा बना दिया कि एक शरीयत कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जिरगे भी हैं। वो अभी आपने देखा बलोचिस्तान में जो इतना अंधोनाक वाक़या हुआ, हर रोज़ होते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान में। वो तो एक मीडिया में आ गया, वीडियो वायरल होगी क्योंकि वीडियो की एज है, बट अदरवाइज़ ये सारे पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं। तो हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, लीगल जुडिशल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है। राइट सर उसामा, मैं भी आपकी डिस्कशन को ही ना ऊपर से बिल्डअप करते हुए, एक तो बड़ी अच्छी आपने वो बताई सर, वो जो अस वर्सेस देम की डिस्टिंक्शन है जो कि कार्ल श्मिट ने भी, इट गोज बियॉन्ड वे बैक फ्रॉम 1947। लेकिन सर दूसरा पॉइंट जो कि मेरा वैसे पर्सनल भी बड़ा एक इंटरेस्ट का पॉइंट है, बट आई वाज रीडिंग आयशा जलाल्स पॉइंट ऑफ व्यूज़, और आपने काफ़ी ज़्यादा उनको अक्सर कोट भी किया है और पढ़ा भी है ऑफ कोर्स। उनकी बुक है सर वो जो डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया। तो उसके अंदर वो जो डिविएटिंग पाथवेज की बात करती है, मतलब आई वुड बी फ्रॉम अ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल, और जो लिसनर्स हैं वो जानने के लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि व्हाट हैपेंड सेम कंट्रीज क्लाइमेट के लिहाज से, अगर आप जियोग्राफी भी ठीक है, मतलब वी शेयर अ जियोग्राफी, सब कॉन्टिनेंट था, क्या ऐसा हुआ कि जो इंडिया है इट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथवे एंड पाकिस्तान वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथवे? देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये तो इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं, मकालात लिखे गए हैं, तो 2-3 मिनट में मुश्किल होगा, लेकिन मैं सम अप कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली तो ये बात है कि हमने भी पहले जिक्र किया कि कायद-ए-आज़म एक साल भी ना रह सके गवर्नर जनरल। गाइड लीडर बहुत ज़रूरी होता है, खुसूसन एक नई जो नेशन वो बन रही हो। देखिए ना पाकिस्तान जो थी वो, उसको ये भी कहा जाता था कि इट वाज अ स्टेट विदाउट अ नेशन, ठीक है ना, नेशन स्टेट, और तो इसलिए इसको बनाना था। तो कायद-ए-आज़म की जो डायरेक्शन थी वो चली गई, और जितने साल वो एक साल से कम अरसा थे, वो जो थे भी तो उसमें से आधा टाइम तो वो बीमार थे, आखिरी तो उनके महीने ज़ियारत में गुजरे। उन्होंने क्या ही रूल करना था। अब जो लोग यहाँ पर थे जिनको कायद-ए-आज़म खुद कहते थे खोटे सिक्के हैं, ये बड़ी मशहूर है ये बात, राइट, आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी, आप तो पढ़ाते भी हैं। तो ये जो बातें थी ये वो खुद कहते थे, और ये वाला मसला था क्योंकि ये जो पाकिस्तान की मूवमेंट थी इसको बहुत लास्ट मिनट के ऊपर इधर उधर से जोड़ जाड़ के एक पूरा वो जमा की गई थी। क्योंकि अगर आपको याद हो 1935 के जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह हार गई थी, बिल्कुल शिकस्त फाश हो गई थी, आपका मजमून है।
और उसके बाद फिर ये जब 1940 में करारदाद पेश हुई लाहौर रेजोल्यूशन, तो उसके बाद से फिर ये सारी मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो फिर ये कुछ लैंड ओनर्स भी आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ गए, अलीगढ़ के तो लोग पहले शामिल थे। अच्छा, अब वो एक बन गई, मुस्लिम लीग की मूवमेंट बन गई, लेकिन पार्टी तो थी नहीं। यही वजह है कि जब पहला इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह हार गई, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी। तो जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी तो यहाँ पे एक तरह से यूँ समझिए एक वैक्यूम था, जिसको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो अंग्रेज़ की ट्रेन शुदा ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने उसको फिल किया। इंडिया में इसके बरक्स पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी दी, डायरेक्शन दी। नेहरू जो है 60s तक वज़ीर आज़म रहे, अर्ली 60s तक। पहली कंटिन्यूटी थी, एक विजन था, अच्छा था बुरा था। आज इंडिया में उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन नेहरू ने एक इंडस्ट्रियल बेस बनाई, आइन बनवाया, सूबों मरकज़ के मामलात को ठीक किया, ज़बानों का जो मसला जो हमारे यहाँ भी यहाँ बंगाली के साथ हो गया था उसको हल किया। इंडिया में भी यही मसाइल हुए थे। आपने कहा ना एक ही डीएनए है एक्चुअली। 97% अब तो स्टडीज शो करती हैं इंडियन पाकिस्तानीज़ का डीएनए 97 का एक है परसेंट का। तो एक तो ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो होती है वो एक कलेक्टिव विल ऑफ सोसाइटी या नेशन भी होती है। यहाँ पे आपको पता है कि वो बना ही नहीं है। पहला आइन 56 में बना, आप सबके इल्म में है, और 56 वाला जो आइन था भी उस पर अमल दरामद शुरू होना था कि माशाल्लाह अयूब खान साहब ने कहा कि ख़त्म। फिर उन्होंने अपनी मर्जी का आइन बनाया 62 में। फिर उसके बाद कहीं जाके 70 से पहला इलेक्शन पाकिस्तान में 1970 में हुआ, फेयर इलेक्शन। आफ्टर 20 के कितने साल हो गए, 27 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, 30 ईयर्स, यानी कि पहला इलेक्शन ही नहीं आपने कराया। तो अब आपने कैसे एक मुल्क को एक जमहूरी या इंक्लूसिव पटरी पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे तो राज था सिविल सर्विस का। यही वजह है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और सीएसएस क्यों इतने मकबूल है, क्योंकि ये हम सब के डीएनए में अब आ गया हुआ है। ठीक है ना, और अभी तक चल रही है। अभी तक चल रहा है। इंडिया में भी बहुत अट्रैक्टिव है ये ऑप्शंस, IAS, हाँ जी। जी, इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस समझा जाता है, लेकिन इंडिया में और चीज़ें भी हैं, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ट्रेडिंग, मतलब बहुत चीज़ें हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है। लेकिन अभी भी है क्योंकि वही लोगों का तस्वुर है 1940 से लेकर 60s तक जो ब्यूरोक्रेसी का राज था। CSP का लफ्ज़ अभी भी इस्तेमाल होता है, हालांकि CSP मतरूक हो चुका है। अखबार में लिखा था जी उनकी शौहर CSP अफसर हैं, उनके वालिद CSP अफसर थे, हालांकि इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, बट दैट इज़ कमिंग, दैट्स अ कल्चरल इशू। तो जो ब्यूरोक्रेसी ने जब रूल किया, तो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो अपने मफादात के तहत काम करता है। ठीक है ना, अपनी प्रमोशन, अपनी ट्रांसफ़र, पावर मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल होता है। उसके बाद उसमें आ गए हमारे फौजी भाई 1958 में, उन्होंने कू कर दिया। अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान, तो बड़ा मशहूर, बिल्कुल, अक्टूबर रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब वो आगे तो उन्होंने कहा अच्छा ये CSPs, ये बाबू इनको तो फिक्स करो, अब हमारी चलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अयूब खान के दौर में ये हुआ कि और बहुत चीज़ें हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस को थोड़ा सा नीचे करके ऊपर जनरल्स का रूल आ गया। अब जब ये इन दोनों, मुझे इनसे कोई इनहेरेंट इशू नहीं है, दे आर ऑल गुड पीपल। ब्यूरोक्रेट्स तो बड़े ट्रेनिंग के बाद, बड़ी मश्क के बाद पढ़ के वर्ल्ड टाइम्स से ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या वो अवाम के नुमाइंदे हैं? नहीं। क्या वो अवामी एस्पिरेशंस के अलम बरदार हैं? नहीं। तो पाकिस्तानी जो थे उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पॉलिसी के इंचार्ज ही नहीं थे। ये वजह है कि ये दो मुख्तलिफ रास्ते पे चले। और आखिरी बात है तालीम के ऊपर तवज्जो। इंडिया में नेहरू जी ने वहाँ पे IITs की दागबेल डाली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, वहाँ पे मैसिव कोशिश की गई। इंडिया में इलिटरेसी बहुत हाई थी, लेकिन उन्होंने उसको बदला। और आज जो ये सारे दुनिया में वो कहते हैं जी कोक का CEO इंडियन है, फलाना CEO है, ये है, वो सारे इन IITs, इन इदारों से पढ़कर दुनिया की स्टेज पे आ गए हैं। हमने जाके तो लम्स बनाया है जो कि पता नहीं कितने दहाइयों के बाद, और वो भी हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा सर, दिस इज़ वेरी, और ये जो ब्यूरोक्रेसी की बात है ना, ये अभी दोबारा जो टुवर्ड्स द एंड में आपसे ज़रूर पूछूंगा इसके ऊपर, बिकॉज आजकल इट्स अ वेरी इन वोग डिबेट जो हो रही है। एक और क्वेश्चन सर, ये हिस्ट्री के थीम में जो कॉलोनियल लेगेसी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम सर। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ये भी कह सकते हैं कि आज के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ के काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, उनका जो ट्रेस है, जो पीछे आप ओरिजिन कर सकते हैं, वो अभी भी उन्हीं कॉलोनियल इश्यूज़ की वजह से। सो मच सो सर कि हमारी बॉडीज़ जो फैट स्टोर करती हैं, जो फेमिन्स आए थे, एपिजेनेटिक्स, वो सब कुछ रिलेट करता है। इन द केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, वंस अगेन, जो आप इस आइडिया को कंटेंट करते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी शुरू के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड हो गई थी, वैक्यूम था, ठीक है, बट कितना रोल प्ले किया उस कॉलोनियल लेगेसी ने दोनों के फ्यूचर को शेप करने के अंदर? देखिए, पाकिस्तान में तो कॉलोनियल लेगेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रेंच की इसलिए हुई कि मैंने उनके चलाने वाले ही ट्रेंड थे कॉलोनिस्ट के, ठीक है ना। आईसीएस ऑफिसर थे, वो फिर सीएसपी बन गए ओवरनाइट। उसके बाद जो उन्होंने रिक्रूट किए लोगों को, वो उसी नज़रिए के साथ होता था जो कि कॉलोनियल जो नज़रिया होता है उसमें लोगों को पे हुक्मरानी करनी होती है, लोगों को कंट्रोल करना होता है। लॉ एंड ऑर्डर का जब ये लफ्ज़ आता है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो जाए, आपका घर महफूज हो, आपकी बिलोंगिंग्स महफूज हो, आपके बच्चे महफूज हो। वो ये होता है कि डंडा लगा के खबरदार कोई बोले भी, घर से यहाँ पे निकल के मुजाहरा करके दिखाए तो उसको हंटर लगाने या जेल में डाल देना है। कब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो कदर मुश्तरक है, वो एक तो हमारी ऑब्वियसली हज़ारों साल की तारीख तो है ही सो है, इंडस वैली से भी आप लगा लें, लेकिन जो इमीडिएट हमारा पास्ट है वो कॉलोनियल पास्ट है और उसने बड़े गहरे नकूश छोड़े हैं तीनों ममालिक में। और वो आज भी वो नकूश जो है वो हमारी माशरत, हमारी रियासत, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, उसमें वो एंट्रेंच्ड है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। देखिए, इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक कानून चलता है पुलिस का, पुलिस ऑर्डर 1861। पुलिस कितना अहम इदारा है आप देख लीजिए, आप तीनों ममालिक के सर्वेस देख लीजिए, लोगों की शिकायतों का वो टॉप पे रखते हैं कि पुलिस से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो हद छूट है, वो टॉर्चर करती है, एक्सटॉर्शन करती है, करप्शन करती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, अमीर ताकतवर लोगों की एक टूल आलाकार बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये उनकी जो साख्त है उसका वो बनाई ही ऐसी गई है कॉलोनियल पुलिस की। और आप सिविल सर्विस को देख लीजिए। अच्छा, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वेरिएशंस आई हैं, पाकिस्तान में बहुत 74 के रिफॉर्म के बाद आई हैं चेंजेस, ग्रुप्स वगैरह, ये वो थोड़ा प्रोविंशियल सर्विसेज भी बेहतर हुई हैं रिलेटिवली स्पीकिंग, मगर जो बुनियादी ढांचा है जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता था वो ही चला रहा है तीनों ममालिक को। इंडिया में तो वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा। हम भी भूल जाते हैं, और बल्कि इंडिया में भी अगर आप उनके जो इकोनॉमिक थिंकर्स को पढ़े, उसामा, आप तो आपका मजमून है, तो आप देखेंगे कि वो अक्सर ब्यूरोक्रेसी को एक एम्बेडमेंट कहते हैं। वो कहते हैं जी ये जो राज का स्टील फ्रेम है ये इंडिया की इकोनॉमिक टेक ऑफ का सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि लाइसेंस और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एक्सेट्रा। पाकिस्तान में भी आपको कदम कदम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी का सामना है। देखिए, अगर आप माइक्रो लेवल पे, अगर आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है किसी छोटे से कस्बे में, मुझे नहीं पता यहाँ से आप लाहौर से हैं या कहीं बाहर से हैं, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा कारोबार सेटअप करना है, आपको कोई 16-17 परमिशंस लेनी पड़ेगी। बल्दिया के पास सर्टिफिकेट लेंगे, उसके पास जाएंगे, टैक्स वाले के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, फलाने फूड डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, हर जगह रिश्वत 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 रिश्वत। बाय द टाइम आपने बिजनेस सेट करना, आप कंगाल हो चुके हैं। आप कहेंगे छड्डो जी, ये तो बड़ा बुरा आइडिया था, मैं किश्ती में बैठ कर ग्रीस जा रहा हूँ, ठीक है ना। यही हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह ये प्रो पीपल नहीं होती, उसकी सोच हो रही थी। इसीलिए एक पूरी डिबेट है डीकोलोनाइजेशन के ऊपर। देखिए, फिजिकल डीकोलोनाइजेशन तो होगी ना कि अंग्रेज़ निकल गया और वापस चला गया, लेकिन जो मेंटल, एटीट्यूडिनल, स्ट्रक्चरल डीकोलोनाइजेशन है वो एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है। वो इंडिया में भी पेंडिंग है, वो पाकिस्तान में भी पेंडिंग है। और एक्चुअली मेरा तो ये थीसिस है कि हम इस कंटिन्यूएशन में रह रहे हैं जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स है, और जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब इंडिया में हिंदुत्व की जो राइज जो है, फॉर एग्जांपल, ये जो हिंदू मुस्लिम की डेफिनेशन है ये कहाँ से आई? पहली बार 1861 में सेंसस किया अंग्रेज़ ने। उससे पहले तो कहाँ सेंसस ही नहीं होता था, अंदाजे होते थे ना। तो उन्होंने कहा जी सेंसस होगा। उसमें उन्होंने लोगों को कहा कि आप आइडेंटिफाई करें, चूँकि वो अंग्रेज़ आए थे अब्राहमिक क्रिश्चियन लेगेसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हिंदुज़म कोई एक यूनिफाइड कोड नहीं है, जैसे हमारा तो इस्लाम या जूडाइज़म या क्रिश्चियनिटी है। हिंदुज़म एक्चुअली इज़ अ बिग
स्प्रेड आउट मूवमेंट लोकलाइज है। बंगाल में कोई और उसकी शक्ल है, साउथ में कोई और शक्ल है, नॉर्थ में कोई और शक्ल है, पंजाब में कोई और शक्ल है, मुख्तलिफ देवियाँ देवता हैं, उनकी लोकल माशरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उनको समझ ही नहीं आती थी जो आए थे अंग्रेज साहब बहादुर, उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई करें मुस्लिम, हिंदू, अदर जो भी, और वहाँ से ये शनाख्त का सिलसिला स्टार्ट हुआ। इवन हिंदुइज्म, द टर्म इज अ कलोनियल इन्वेंशन। यू विल नॉट फाइंड हिंदुइज्म एनीवेयर बिफोर द 19th सेंचुरी, राइट? तो जी, तो अब वहाँ से आप देखें कि पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त उसके पीछे लगा हुआ है। वो किसने बनाया सारा? वो एक कलोनियल परसेप्शन ऑफ इंडियन मल्टीपल फेथ्स, डाइवर्स फेथ्स थी। आज वो ना सिर्फ इंडिया के अंदर एक मुसीबत बना हुआ है, वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जंगों का बायस बन रहा है, ठीक है ना? सो दिस इज द टॉक्सिक लेगेसी of colonialism that you're talking about. सर वेरी नाइस। अच्छा सर, फॉलोइंग दिस आपने बात की सर पाकिस्तान की तारीख की, हमने देखा बड़े फ्लॉज हैं सर। सर मार्शल लॉज भी लगे हैं रिपीटेडली जी, ठीक है सर। क्रिपल्ड भी हुई है डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक, और ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस बड़े ख़राब होते रहे। बट 2008 के बाद सर, क्या आप समझते हैं कि एज ऑफ टुडे 2008 के बाद क्या सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कोई ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं, या अभी तक ये बात मुश्किल है कहना कुछ? देखिए, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो एक मुस्तकिल ऑसिलेशन है बिटवीन, एक टेंशन है। लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक है, इंक्लूजन के लिए, आवाज़ के लिए है, हर दौर में मूवमेंट चली है। लेकिन जो माशरा और पॉलिटिकल सिस्टम है वो अथॉरिटेरियन है, ठीक है ना? यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हो, उसामा चाहते हैं कि वो उनकी बात सुनी जाए, कही जाए, लेकिन माशरे की साख्त अथॉरिटेरियन है। यानी कि हमारा जो घर है, फैमिली यूनिट में हमारे जो क्या कहते हैं, पेट्रियार्कल ऑर्डर में वालिद की चलती है, ठीक है ना? वालिद नहीं हो तो फिर वालिदा की चलती है, मेट्रियार्कल बन जाता है। फिर उसके बाद आप जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे उस्ताद डंडे मारता है, कहना चुप करके मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, कुछ ऐसा किया। उसके बाद कारी साहब आते हैं या उनके पास जाते हैं बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, वो भी एक अथॉरिटेरियन माइंड सेट है। और सारे का सारा माशरे के मुख्तलिफ इकाइयाँ जो होती हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स जो होते हैं, वो सोसाइटी बनते हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से। तो यही होता है। तो जब सब छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं वो अथॉरिटेरियन है, तो फिर आप कैसे तवक्को करें कि ऊपर डेमोक्रेसी आ जाएगी? तो आपको माशरे को भी तो तब्दील करना है ना थोड़ा सा। यानी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिस्टम जो है वो माशरे के अंदर रिफॉर्म लेकर आता है, और माशरा चेंज होता है, फिर वो सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालता है मज़ीद डेमोक्रेसी का। इधर ऐसा नहीं है। और एक 10 साल का एक साइकिल होता है, 47 to 58, एक टूटी फूटी जमहूरियतें, एक वज़ीर आज़म जा रहा है, एक आ रहा है, एक शहीद हो रहा है, एक को निकाला जा रहा है, मजूल किया जा रहा है, और फिर माशाल्लाह लग जाता है। 58 to 68 आप देख लीजिए, 69 देख लीजिए, तो एक गोल्डन इरा ऑफ अयूब खान। और फिर उसके बाद एक कोशिश की जाती है पहले इलेक्शन की। माशाल्लाह इतनी वो आदत थी सयाद के कफस में रहने की कि आज़ादी मिली तो मर गए कि मुल्क ही टूट गया, ठीक है? पहली 70 का इलेक्शन होता है, 71 में 2 टुकड़े हो गया। अच्छा, उसके बाद एक जमहूरी दौर आता है, फिर 77 में माशाल्लाह, 77 to 88 माशाल्लाह, 88 to 99 4 हुकूमतें, नवाज शरीफ बेनज़ीर 2 बार, और कोई पता नहीं 4 के 5 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स, 9 हुकूमतें बनी हैं 10 साल में। ट्रॉयका पीरियड का आ जाता है, और ट्रॉयका भी आ जाता है। और 99 में खुद हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल मुशर्रफ साहब, सैयद थे वो भी आपकी तरह, वो तशरीफ आ जाते हैं, इसलिए आपका चांस है सदर बनने का ठीक है? तो वो आ जाते हैं रूल करने के लिए। और 9 इस बार 10 से 9 हो गया। 9 साल के बाद उनको एक जमहूरी तहरीक निकालती है। अच्छा, अब इन तीनों में क्या मुश्तरका अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलती है, बहुत बड़ी अवामी तहरीक। अल्टीमेटली अयूब पसपा होते हैं। ज़ियाउल हक के खिलाफ 2 तहरीकें चलती हैं, MRD की पहली मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट, फिर बेनज़ीर 86 में आ जाती हैं, और फिर अल्टीमेटली उनकी खैर एग्ज़िट तो और तरीके से हुई, लेकिन प्रेशर बहुत था उनके ऊपर भी, ठीक है? फिर यही मुशर्रफ के साथ होता है। अब अगर आप उस ज़माने से 2008 की आपने बात की, तो फिर ये दौर स्टार्ट हो जाता है एक थोड़ी बहुत ओपनिंग का।
यही वजह है कि मेरी एक किताब है फ्रैक्चरस पाथ, जो कि एक्चुअली मेरे लॉन्ग एसेस का मजमूआ है। उसमें मैंने यही आर्ग्यू किया था कि 2008 के बाद डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई और एक नई अपॉर्चुनिटी और उम्मीद बंधी कि शायद सिविलियन स्पेस बढ़ेगी। वो बढ़ी भी, 18th अमेंडमेंट हुई 2010 में, बहुत बड़ा मार्का तो लारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी। सो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीड्रॉ हुआ, नया एनएससी अवार्ड हुआ। इसके अलावा आप देख लीजिए बहुत से और कवानीन वगैरह आए और लेकिन फिर आप देखें कि वो 10 साल का प्रोजेक्ट, वो एक होता ना। तो 2008 से हम कहाँ जाते हैं 2018 में क्या हुआ आप भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा, नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि 2018 में बाकायदा हाइब्रिड मॉडल को दोबारा से पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। पहले माशाअल्लाह नाफिज होता था, अब चूँकि हम 21st सेंचुरी में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा वो क्या कहते हैं टेक सेवी हैं, तो हमने कहा कि हम एक हाइब्रिड मॉडल बना देते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या था कि एक बेसिकली कैरिज्मेटिक पॉपुलिस्ट लीडर को आर्मी ने बैक किया। पहले उसको बिल्ड करते रहे वो 2011 से 2014, 2018 में अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने कि, और यकीनन वो उनमें बहुत अच्छी औसाफ भी हैं इमरान खान में, लेकिन वो ऐसे बने कि उन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। अब ये ऐसी बातें तो मेरे ख्याल से पहले भी जो वो टट्टू किस्म के सियासतदान होते थे ना, तो वो भी कम ही से बात करते थे, ठीक है, पब्लिक जलसों में। खतूत में शायद सुना है कि भुट्टो साहब भी डैडी कहते थे अयूब खान को, और सिकंदर मिर्ज़ा को भी बड़ी वो उस तरह अब्बा बना के रखा हुआ था। लेकिन ये कि यहाँ तो उन्होंने पब्लिक में कह दिया, ठीक है ना, अब्बू के कौम का बाप होता है। फिर उन्होंने कहा कि आईएसआई मेरे फ़ोन टेप करती है, कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, वो कर लें, मेरी सिक्योरिटी के लिए करें। हालांकि फ़ोन टैपिंग इज़ इलीगल फॉर एनी रीज़न, सेफ्टी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, आप कोई हो का आइन में राइट टू प्राइवेसी मौजूद दर्ज है, बात ख़त्म। लेकिन उसको जस्टिफाई किया गया। फिर ये भी कहा गया कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि बड़े डेमोक्रेटिक हैं, बड़े अच्छे हैं, साल बाद उन्हीं को गालियाँ धड़ाधड़। तो ये हाइब्रिड मॉडल 2018 के बाद पाकिस्तान में हम उसी रिवर्सल में जा चुके हैं जो 10 साल का होता है। अब अगर आप तारीख को देखेंगे तो ये 2018 से कम 2028 तक चलेगा ये सिलसिला। एक हिस्टोरिकल, देखिए हिस्ट्री में साइकिल्स होते हैं। इब्न खुल्दून ने हमें यही सिखाया है कि साइकिल्स होते हैं, हिस्ट्री को साइकिल्स के थ्रू समझा जाए, शख्सियात से नहीं, एक करंट अफेयर से नहीं। हालांकि आप वो पढ़ाते हैं, वो आपका काम है, लेकिन साइकिल से समझा जाए, ठीक है ना, कि साइकिल होता है। तो इधर भी एक साइकिल चल रहा है। ये अब हाइब्रिड रेजीम 2 आ गई है, ये चलेगी आगे, राइट। और फिर कहीं जाके इसमें टेंशन, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, या कोई प्रेशर डाला जाएगा, या खुद ही इस्लाह कर लेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। और 2028 के बाद आप जो है एक उम्मीद देखेंगे कि ओपनिंग अप की होगी। अच्छा सर, एक टुवर्ड्स द एंड मैं फिर, लेकिन एक क्वेश्चन, ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। Sure. लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सर ये जो डिस्कशन है इन ऑथर्स को जब हम पढ़ते हैं, जो वन वे और दी अदर एट सम पॉइंट लगता है कि इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि शायद पाकिस्तान जो बनना था वो उसका प्रॉपर इरादा नहीं था, वो बस बन गया, जो भी हो गया, नाउ दैट इट हैज़ बीन डन। मेरा क्वेश्चन ये सर फ्रॉम अ जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव और जियो स्ट्रेटिजिक परस्पेक्टिव कि हमारे साथ इंडिया है या और ऐसे एलिमेंट्स जो भी हैं, अगर वो देख रहे हैं तो क्या व्हाट बेनिफिट डज सच डिस्कशंस ब्रिंग, मतलब इसका डिस्कशन का बेनिफिट क्या है? एक अगर ये बेनिफिट है कि डायग्नोसिस कर रहे हैं हम, तो आप प्लीज़ ये भी फिर बताइएगा कि हिस्ट्री को अगर हम इस तरह पढ़ रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो वो डायग्नोसिस क्या है, कौन सी वो गलतियां जो हमें फिर आगे नहीं रिपीट करनी चाहिए। बहुत अच्छा, आपके सवाल में खुद वैसे एक जवाब भी है, ठीक है ना। देखिए तारीख जो होती है ना, वो ये एक कोई क्लोज चैप्टर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं छड्डो जी पुरानी बातों की है, क्यों आप दोहरा रहे हैं। बात ये होती है कि तारीख जो है वो कंटिन्यू, आज भी तारीख जो है वो हम उसमें जिंदा है। ये आज का दिन कल तारीख बन जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें जी रहे हैं, आप और मैं, हम तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक तो तारीख का एक कंटिन्यूस अमल होता है, पहली ये बात है। दूसरा जो आपने कहा कि तारीख से सीखना जो है वो लाजिम होता है। और हमने पहले कुछ जो पहले हम जिक्र कर रहे थे कि तामीर में मुज़मिर एक सूरत ख़राबी की, तो बहुत सी पाकिस्तान बहुत जल्दी में बना। देखिए ये बात जो है इसलिए समझने की, ये बात इसलिए की जाती है
कि 1940 में पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन आई, जिसको अब हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका नाम तो लाहौर करारदाद था, तो करारदाद लाहौर। तो उसके बाद एक आइडिया आया, उस आइडिया को अब उसके बरक्स इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1880s में, 1885। हाँ, कब से वो लगे हुए थे और वो जद्दोजहद कर रहे थे। हमारी मुस्लिम लीग जो थी जिसने पाकिस्तान को बनाया, उसका तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। 1906 में जब वो मिले ढाका में और उन्होंने ये दागबेल डालीज की, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो तो कहते थे कि हमने एक अच्छा मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप है, अंग्रेज़ों से नेगोशिएट करना है, ज़्यादा फेवर्स मिल जाएं, कोटा मिल जाए, नौकरियां मिल जाए शाह साहब को, ठीक है ना, अलीगढ़ में। अच्छा, तो इससे ये था इसका मकसद। उसका मकसद आज़ादी, कोई नया मुल्क बनाना नहीं था। ये तो बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ। इसीलिए एक पाकिस्तान को भी ये भी कहा जाता है कि इट वाज इनसफिशिएंटली इमेजिन्ड, राइट? सो इट वाज एन आइडिया बट इट वाजंट थॉट थ्रू, राइट? सो व्हेन इट वाज नॉट थॉट थ्रू, फॉर एग्जांपल, आई नो कि अब हिस्ट्री होगी कि भाई अब ये दुनिया में कैसा ऐसा मुल्क होता है जो किसके दो विंग्स है, बीच में 1000 मील की एनिमी टेरिटरी है। इट्स अनवर्केबल इवन बाय लुकिंग एट अ मैप, आई कैन टेल यू, ठीक है? अब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 1960s में 50s में मैं कहता तो स्टेट कहती ये तो साइडिशन कर रहा है, ये तो गद्दारी कर रहा है, ठीक है ना भाई, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा चलो, अगर है, बन भी गए हैं, तो फिर आप कोई ऐसा तरीका निकालते हैं, आप एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, आप ऑटोनॉमी दे देते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी दे देते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल फील करे कि वो इंचार्ज हैं अपनी डेस्टिनी के। वो 1000 मील दूर बैठे रावलपिंडी में या कराची में जो हुक्मरान तबका है उसके ताबे नहीं है, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन आज भी वही मसाइल हमें दरपेश है। तो तारीख तो जिंदा है ना। आज बलोच क्या कह रहा है? बलोच जो है, यंग बलोच, मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, टेररिस्ट की मैं मजम्मत करता हूँ, रियासत को उसको आनी हाथों के साथ डील करना चाहिए। लेकिन एक यंग बलोच लड़का या लड़की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा भाई मिसिंग है, मेरे सूबे में तो यहाँ से सुई गैस निकलती है, रिकोडिक की माइंस हैं, लेकिन मेरे तो घर में पानी भी नहीं आ रहा, मेरे तो यहाँ पे स्कूल भी नहीं है, यहाँ अस्पताल में दवाई भी नहीं है, मेरे कोई नौकरी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, रोड नहीं है, तो मेरा क्या ताल्लुक है इस्लामाबाद से? मैं तो एलिनेटेड हूँ, ठीक है ना? आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त, अब तो मरियम नवाज़ वो सोलर वो चला रही हैं ट्रैम्स, उसमें आप बैठेंगे, सैर करेंगे। उधर तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पीपल कांट इवन ट्रैवल बिकॉज इट्स सो इनसिक्योर। अच्छा, जो पख्तून है, जहाँ पे अभी ये रिसेंट टेंशन हो रही है पिछले 20-30 साल से अफगानिस्तान जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जिनके घर बार बार मिसमार होते हैं, ड्रोन गिरते हैं, बच्चे मरते हैं, वो कहते हैं भाई फैसला कोई कर रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में बैठा हुआ, ड्रोन मेरे घर पे गिर रहा है, मेरा क्या ताल्लुक है इस रियासत से? तो बात वही है ना, यानी कि हीलिंग टच और एक जो फेडरेशन की वर्केबिलिटी का हमने काम करना है, ठीक है? उसमें अनासर हैं टीटीपी जैसे, दहशतगर्द, फॉरेन स्पॉन्सर्ड। मैं तो अब इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान में ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स जो हैं ये कर रहे हैं टेररिज्म, मगर जो हमने एलिनेट किया हुआ लोगों को, वो उसको भी देखना है। वो भी हमारी तारीख से जुड़ी हुई एक थीम है, कॉन्स्टेंट थीम है, छोटे सूबों की कम्युनिटीज़ की एलिनेशन। तीसरी अहम चीज़ जो हम अभी आपने जमहूरियत और डिक्टेटरशिप की बात की है, आज भी वही डिबेट है। देखें ना, वो एक सियासी पार्टी है, वो कहती है जी मुल्क में माशाल्लाह लगा हुआ है, दूसरी कहती है वाह वाह जी इससे तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। सो वही वाली जो कॉन्टेस्टेशन है वो मौजूद है। इसलिए उसामा, पाकिस्तान के जो पहले चंद साल हैं, ख़ुसूसन मैं समझता हूँ 47 to 58 का जो अरसा है, वो बहुत अहम है स्टडी करना। उसको हम फरामोश कर चुके हैं। हमें याद है यूब खान ने वो डैम बनाया था तरबेला मंगला, वो जी भुट्टो ने आइन बनाया था, एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, मोटी मोटी बातें, शख्सियात याद रह जाती है। लेकिन जो कुछ 47 to 58 हो रहा था, बार बार हुकूमतें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। आप पहले आपने किसी ने जिक्र किया था, इस पॉडकास्ट से पहले कोई कह रहा था कि जी अमेरिकन पपिट क्यों बन जाते हैं? इसलिए बनते थे कि पहले दिन से हमने तहैया कर लिया था, ठीक है? कि नई बात थोड़ी है। मशहूर वाक़या सर, वो रशिया और अमेरिका के इनविटेशन में से वी चोज अमेरिका का इनविटेशन। हालांकि हमने खुद जो है वो एक हंदिया दिया कि हमें रशिया जाना है, बिल्कुल जस्ट टू शो कि हमें अमेरिका जाना है। फिर हमने कहा कि यार आप छोड़ दें, फिर हम इधर जाएं। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये तो बिल्कुल एक मशहूर वाक़या है। इसके अलावा आपको मैं क्विकली दो एनेक्डोट्स बताता हूँ। एक लेटर भी लिखा था जिन्ना साहब ने यूएस एम्बेसडर को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम नया मुल्क बने हैं, हमें बड़ी ज़रूरत है,
हमें एड दें, ये यूएस अथॉरिटीज़ को लिखा था। तो जो पहला ख़त गया था गालिबन उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी बहुत मुबारक हो, आपने नया मुल्क बन गया है, अभी तो हम जो है दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई है, बहरहाल हम आपको ये दो पंखे हमने बनाए हैं, ये हम आपको गिफ्ट में भेज रहे हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफिस के लिए। फिर एक और हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उस ज़माने में भी जो है ये कायद आज़म की मुख्तलिफ जो कॉन्वर्सेशंस थी, यानी कि ये उनकी पॉलिसी थी बाय द वे, अलाइन करना वेस्ट के साथ, ठीक है ना। पाकिस्तान में हर चीज़ को अच्छा क्यों थी, ये इंडिया का आपको मुकाबला था, इंडिया वाज मच मोर डेवलप्ड, इंडस्ट्री सारी वहाँ रह गई थी, वहाँ पे इंडिजिनस कैपिटलिस्ट क्लास थी, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा थी, आपका उनके साथ मुकाबला था, आप बिल्कुल बैंकरप्ट थे, तो सारी बात है आपने कहीं ना कहीं इमदाद चाहिए थी, तो इमदाद मांगने में कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उम्र भर उसके ऊपर डिपेंडेंट होना फिर आप नशे बन जाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तारीख़ में है, ये आज यूएस की डिपेंडेंसी, ग़ुलामी नामंजूर या मंजूर, ये क्या होगा, ये ऑल ऑफ इट्स लिंक टू हिस्ट्री, सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब जो जैसे कहा जाता है कि हिस्ट्री हैज़ नो पोस्टुलेट्स, अब पाकिस्तान एक रियलिटी है, वेस्ट पाकिस्तान, टुडेज़ पाकिस्तान, इसको मैं जिनास पाकिस्तानी, मैं भुट्टोस पाकिस्तान कहता हूँ, क्योंकि ये पोस्ट 1971 के पाकिस्तान में हमें जिना का पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, आज हम भुट्टोस पाकिस्तान में हैं, ये अब एक रियलिटी है। आप पैदा हुए हैं, मैं भी पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ हूँ, आप मेरे भी बाद पैदा हुए हैं, यासिर मुझसे भी, शायद आपसे आपके बाद भी पैदा हुए हैं, आपको सर कह रहे थे, तो चूँकि सर कह रहे थे इसलिए मैंने अज्यूम किया छोटे हैं। अच्छा, तो लेकिन अब आप लोगों की क्या शनाख्त है, यू आइडेंटिफाई योरसेल्व्स एज पाकिस्तानी, अब यही फॉर बेटर और वर्स दिस इज आवर आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब ये दुनिया में मैं भी कहीं जाता हूँ, मैं कहता हूँ, वो पूछते हैं आप कहाँ से, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ही नहीं कहता मैं लाहौर कि मैं इंडिया था 47 से पहले, उससे पहले मैं गंधारा था, उससे पहले मैं इंडस वैली का मैं पाकिस्तानी हूँ। अब यही हमारी रियलिटी है, इसलिए अब हमने इस मुल्क को ठीक करना है, तो तारीख से सारे असबाक फाउंडेशनल मसाइल को समझ कर डायग्नोस करके आगे उनको बेहतर करना होगा। मैं सर बस मेरी तरफ से फाइनल क्वेश्चन एक, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट भी हैं, ऑफ कोर्स रहे हैं, यू टॉप्ड योर बैच एज वेल। आजकल ये एक बड़ा डिस्कशन चल रही है रिफॉर्म्स की, और कुछ भी टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट करते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आस्क योर वर्जन ऑफ द रिफॉर्म्स। मतलब अभी जो हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे कि रिफॉर्म्स अगर बिल्कुल नैरो हो, वाइड ना हो, एक बॉटलनेक से क्रिएट होता है एक डिपार्टमेंट में, एक स्टेज पे आके, बट पहले 16 साल की एजुकेशन और वो सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद भी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, एक बीच वाला रिफॉर्म। तो आपके नज़दीक व्हाट reforms, set of reforms are required to actually make the bureaucracy better, because we all agree that bureaucracy plays a very pivotal role in the country's progress. Absolutely. देखिए, प्रोग्रेस तो बात की बात है, इन कंट्रीज डे टू डे रनिंग, ठीक है ना, कंट्री बैठ जाएगा। वो लोग कहते हैं ना जी, वो एक हमारे एक मरहूम कॉलम निगार होते थे, वो कहते हैं बुराक्रेसी अपने कॉलम में लिखा करते थे, वो हर वक्त लिखते थे। तो एक दिन मुझे मिले तो मैंने उनसे यही कहा, उस वक्त मैं सर्व कर रहा था सिविल सर्विस में, तो मैंने कहा सर अगर ब्यूरोक्रेसी को आप ख़त्म कर देंगे तो कौन चलाएगा? तो कहते नहीं, वो तो मैं लिखना ना कॉलम से, इस तरह करके उन्होंने बात कही। ब्यूरोक्रेसी को बहुत गालियाँ दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, बट इट्स वाइटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एंड इवन सोसाइटी, आई वुड क्लेम। और उसको कैसे ठीक करना है या रिफॉर्म क्या करना है, देखिए ये भी किताब का मौजू है, अभी मैं मुख्तसरी बात करूँगा, तशदगी तो रह जाएगी। बहरहाल देखिए, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट का जो निज़ाम है, चूँकि ये मेरा एक ऐसा शोबा है, आपने जिक्र किया कि मैं सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ, और तारुफ में मेरे ख्याल से मैं ये भी आपको बता दूँ यासिर के मैंने पाकिस्तान की सिविल सर्विस तो 1994 में ज्वाइन की थी, 22nd कॉमन में था। उसके बाद फिर मैं यूएन में भी रहा 2 साल, यूएन मिशन इन कोसोवो में, वो भी इंटरनेशनल सिविल सर्विस होती है, और वहाँ मैं कोसोवो में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर था, और जो यहाँ पे होती पोजीशन। फिर उसके बाद मैं वापस आके मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में था 10 साल, तो मैं एडीबी में था, वो भी इंटरनेशनल सिविल सर्विस होती। तो बिलअमूम मेरा तजुर्बा कोई 2 दहाइयों का है इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिविल सर्विस। तो मैं उसकी बुनियाद पे आपको कहता हूँ कि रिक्रूटमेंट इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव आउटकम्स। जहाँ पे रिक्रूटमेंट अच्छी होती है, मसलन मैंने देखा कि यूएन में भी रिक्रूटमेंट तो टोटली सिफारिशी होती थी, मतलब
कुछ एंट्रेंस वगैरह होती है, कोई थोड़ा बहुत होता है मेरिट, तो इसलिए वो यूएन का आप हाल देख लीजिए, हर कोई यूएन को कहता है यूएन को तो बंद कर देना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ जो CSS के लेवल पे मेरिटोक्रेटिक होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरिटोक्रेसी नहीं चलती। मतलब देखिए, जो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो हम सिर्फ आपके वर्ल्ड टाइम्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे CSS वाले, उसके नीचे जो डॉक्टर, नर्स, टीका लगाने वाले, सड़क पे खड़ा हुआ कांस्टेबल, सिपाही, पटवारी, वो भी सारी की सारी सिविल सर्विस है ना, वो भी तो उस मुल्क को चला रही है, महकमे को चला रही है। जो मैं समझता हूँ वो तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अफसरों से कहीं ज़्यादा वो डिलीवर करते हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो उसका निज़ाम कैसा होगा, और तो सबसे पहले तो वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। CSS का एग्ज़ाम जो है, मैं समझता हूँ, मैंने तो चूँकि मुझे तो फ़ायदा हो गया था, मैंने अच्छे नंबर भी आ गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन मैं नाउ आई कैन से दैट, लेकिन उसको बदलना चाहिए, उसको ज़्यादा मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल एक घिसा पिटा काम आ गया है कि आप किसी को बिठाएं 3 घंटे का वो एक पेपर लिखें। अच्छा, स्पेशलाइजेशन फोकस होना चाहिए मुख्तलिफ, ठीक है ना, ये दुनिया स्पेशलाइजेशन की 21वीं सदी है। सिविल सर्विस का ढांचा भी स्पेशलाइज होना चाहिए। कैडर्स जो बने हुए हैं उसमें कुछ कैडर्स तो हैं थोड़े बहुत स्पेशलाइज, पुलिस हो गया या इनकम टैक्स हो गया, बट PS को अब मज़ीद सब स्पेशलाइज करने की ज़रूरत है। यू कांट हैव अ PS ऑफिसर कि वो 2 साल जो है वो सेक्रेटरी ज़कात रहे, अगले 2 साल सेक्रेटरी फाइनेंस लग जाए, उसके बाद वो इस्लामाबाद जाके पेट्रोलियम का सेक्रेटरी लग जाए। व्हाट्स द ट्रेनिंग डू दे हैव? मतलब ये तो मैंने खुद देखा है फर्स्ट हैंड। अच्छा, सो एक तो ये बात है, इंडिया ने उसका ये काम किया कि इंडिया ने एक तो वो कैडर सेलेक्ट कर दिए हैं। स्टेट कैडर होता है, जब आपकी एंट्री होती है तो आप उसी स्टेट में रहते हैं, और सारी ऑलमोस्ट आपकी पूरी जो पहला फेज़ होता है सिविल सर्विस का, आप उस स्टेट में सर्व करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाएंगे, आप कहीं और नहीं जाएंगे। पहली तो ये होती है। दूसरी, सेंट्रल लेवल के ऊपर वो मिनिस्ट्रीज़ में भेज देते हैं, अर्ली लेवल पे डेप्यूटी सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे। कोई रेलवेज में गया है, या कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में गया है, या कोई पेट्रोलियम में गया है, तो फिर वो सारी वहीं सर्व करेंगे ताकि उनकी ग्रोथ और ग्रूमिंग हो। तो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी। हाउ डू यू एक्चुअली होल्ड सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल? देयर इज नो वे। जो है वो इम्परफेक्ट है। ACR का सिस्टम, परफॉर्मेंस रिव्यू का सिस्टम, उसमें टिंकरिंग करते रहते हैं। ये जब तक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर नहीं आएगा, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस ने करनी होती है, और पॉलिटिशियंस खुद जो है वो इस्तेमाल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को अपने ऐसे काम करने के लिए। तो एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी होना चाहिए, और फिर इंसेंटिव्स। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रीज़न है। ऑफ कोर्स CSS अफसर तो कई उनकी बेहतर तनख्वाहें होती हैं, पर्क्स होते हैं, लेकिन जो और दीगर सिविल सर्विसेज का या पब्लिक सर्विसेज का हिस्सा है, आप देखें लेडी हेल्थ वर्कर्स लाखों में है। सबसे अहम काम वो करती हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये अफसरान बहादुर से कहीं ज़्यादा घर घर जाके वो एडवाइस देती हैं, पोलियो का, बच्चों की नशोनुमा के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर, यानी कि वाइटल प्राइमरी हेल्थ, लाइफ एंड डेथ सर्विसेज। उनको 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते। और तनख्वाह क्या है कि ऐसी तनख्वाह है कि वो उसामा मियाँ तुम एक दिन एक रात में जाके अपने दोस्तों के साथ दावत में उड़ा देते हो। तो बात ये कि उनकी वो भी उनको मिलती, पटवारी को अच्छा, फिर ये जो LHVs होती हैं या नर्सेज होती हैं या BHU में जो काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स, उनको आप क्या देते हैं? तो उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर देना ताकि वो आएँ। वो कहते हैं जी स्कूल टीचर नहीं आते, एब्सेंटिज्म बढ़ी है पाकिस्तान में। स्कूल टीचर को पहले आप सियासी बुनियादों पे भर्ती करते हैं, उसको आप अपना इलेक्शन का हरकारा बनाते हैं, तनख्वाह आप उसको इतनी देते हैं कि उससे उसके घर का सौदा भी नहीं आ सकता, लेट अलोन एनीथिंग, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं जी वो स्कूल क्यों नहीं आंदा, फड़ो दो, अंदर कर दो, ये कर दो। आपने उसकी तनख्वाह तो रिस्पेक्टेबल बनाई कि उसको इंसेंटिव वो आने का, ठीक है ना। और फिर आप उसको पॉलिटिकल एक एजेंट की तरह, पोलिंग एजेंट की तरह ट्रीट ना करें, क्योंकि वो आप उसको ट्रीट करते हैं, फिर जारी बात है वो आप उसको सिस्टम में ले आते हैं कि उसकी डिपेंडेंस हो जाती है पॉलिटिकल पेट्रनेज के ऊपर। तो ये सारे बहुत पेचीदा मसाइल हैं, कभी डिटेल में इन पे इंशाल्लाह अगली बार बात करेंगे। सर, जस्ट टू मेक इट क्रिस्प, लास्ट एक क्वेश्चन चीज़ों को सिर्फ वाइंड अप करने के लिए। सर, तारीख से तो आपका ताल्लुक है सर, हम तो ये बात कहेंगे सर। हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं तो हबीब जालिब का पाकिस्तान कुछ और नज़र आता है, फैज़ अहमद फैज़ का कुछ और, बुगटी का कुछ और, मुख्तलिफ स्टोरियंस का पाकिस्तान, शायरों का पाकिस्तान कुछ और नज़र आता है।
मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्स्ट बुक्स को छोड़ के उसके अलावा एक पाकिस्तानी, एक जो नया बच्चा या जो नया शख्स इस तारीख में एंटर हो रहा है, वो आप कैसे समझते हैं कि उसको कैसे खंगाले, कैसे पढ़े ताकि उसको उस तारीख का सही पर्सपेक्टिव समझ में आए पाकिस्तान की? ये बहुत बहुत उम्दा और अच्छा सवाल है आपका, और मेरे ख्याल से वंस अगेन इसके ऊपर बहुत लंबी बात भी की जा सकती है। देखिए, कुछ तो बुनियादी टेक्स्ट जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, इस तालीम और तरबियत का हिस्सा होते हैं। आपको पता है अगले वक्तों में गुलिस्तान और बोस्तान शेखजादी की हिकायात हैं, वो मैंडेटरी पढ़ाई जाती थी, अगरचे उनमें कोई साइंस कोई ये नहीं होता था, उसमें एक बेसिक एथिकल एजुकेशन थी, लेसन्स थे। एथिक्स क्या होते हैं, सिविक्स का मजमून होता था हमारे यहाँ, वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी किताबें और मौजूद हैं जो कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो एक वॉल्यूम थी मखज़न अखलाक, तो वो मेरे फादर ने मुझे ला कर दी थी। वो लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी की पब्लिकेशन है। उसमें बेसिकली दुनिया भर की कोटेशंस हैं, उसमें कुरान शरीफ से आयात है, उससे इंजील से, उसमें बाइबल से जिक्र है, उसमें कुछ हिंदू टेक्स्ट हैं, लॉर्ड बुद्धा की सेइंग्स हैं, मॉडर्न फिलोसफर्स की, ईस्टर्न वेस्टर्न, उसकी कंपाइलेशन है। तो आप वो पढ़ते थे कोटेशंस या पैसेजेस, तो आप उसके ऊपर सोचते थे, यू नो, एज अ 10-12 ईयर ओल्ड किड। तो अब मैंने वो उर्दू में पढ़ी थी। तो बहुत सी ऐसी नायाब टेक्स्ट मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो मैं समझूंगा कि के अजीज़ जो हैं उनकी किताबें लाजिम होनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट मर्डर ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत वो मकबूल है, लेकिन उनकी जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, मेरे ख्याल से वो एक लाजिम टेक्स्ट है, वो बहुत अच्छा टेक्स्ट है, आसान भी है पढ़ने में। बाकी चंद एकेडमिक बुक्स ज़रा नौजवानों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी फॉलो करने के लिए, उसके लिए आपको एक बेसिक लेवल का एजुकेशन चाहिए। मेरी अपनी कलेक्शन ऑफ एसेज है, मैंने कहा अपनी भी किताब की मशहूरी कर दूं, कंपनी की मशहूरी है, उसका नाम है बीइंग पाकिस्तानी। तो वो है एसेज ऑन सोसाइटी, कल्चर एंड आर्ट्स, वो छोटे छोटे मज़ामीन हैं। तो वो उसमें ये जालिब साहब पे भी जिक्र है, फहमीदा रियाज का जिक्र है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट का जिक्र है। तो कुछ अखबारात में छपे थे, कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स थे, तो उसमें पाकिस्तान की जो एक बहुत डाइवर्स किस्म की कॉम्प्लिकेटेड हेरिटेज है और कल्चर है, उसका एक वो आपको स्नैपशॉट सा मिल जाता है। तो उसका नाम बीइंग पाकिस्तानी। सो मैंने कहा इसको भी ऐड कर दीजिए। लेकिन ज़्यादा अहम बात यासिर ये है कि देखिए, पहली चीज़, किताबें तब पढ़ेंगे जब एक रीडिंग कल्चर होगा, ठीक है। रीडिंग कल्चर अनका होता जा रहा है हमारे बड़ों में, छोटों में, और ये एक क्राइसिस है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मैं अब अमेरिका में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और वहाँ भी यही मसला है। वहाँ पे क्लास में नहीं पढ़ के आते बच्चे, हालांकि आप कहेंगे वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, अमेरिका में पैदा हुए हैं, उनकी स्कूलिंग बेहतर है। वो वीडियो दिखा दो तो बड़े शौक से देखते हैं, पॉडकास्ट, रील्स, अब तो रील्स का ज़माना है, वो छोटी छोटी होते होते अब 2 मिनट की 3 मिनट की रील से ऊपर कोई नहीं जाता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इस नई जनरेशन के लिए जो हम रीडिंग करते थे, कैसे उनको ये ख्यालात पेश करें थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक दिस पॉडकास्ट। अगेन आई फील दिस इज अ वे टू लॉन्ग अ पॉडकास्ट, मे बी इसकी एक रील हमें सोचनी चाहिए कि हम क्या। सो वी हैव टू थिंक ऑफ, वी हैव टू गो विद द टाइम्स। अब अगर हम बच्चों को कहें कि मारे पीटे हैं, कहें कि जी तुम नहीं पढ़े और ये नहीं कर रहे और वो नहीं कर रहे, ये भी बात गलत होगी, क्योंकि एक वो पैदा हुए इंटरनेट की एज में, मोबाइल टेलीफोन की एज में, दिस इज़ व्हाट दे नो। सो लेट्स ट्राई एंड यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू इम्पार्ट एजुकेशन, प्रॉपर फैक्ट्स। उससे ये भी होगा कि जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जहालत है उसका भी खात्मा होगा। इससे कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़, साजिशी नज़रियात पर बेस जो ग्रुप्स हैं, वो उसका भी कुला कमा होगा कि अगर हम प्रॉपर हकायक और अच्छी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे मुहैया करें। सर बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक कॉन्वर्जेसन की, एक डिटेल कॉन्वर्जेसन की पाकिस्तान की तारीख, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के हवाले से, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। एंड दिस वाज रज़ा रूमी फॉर यू। नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।